नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हुई है, उस नियमावली में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से कम समय में जितनी भी जरूरत की आपकी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जैसे क्या क्या उसमें जानकारियां ऐसी हैं जो आपके जरूरत की हैं, जिसकी हमें जरूरत है। तो सबसे पहले ये कि क्या अदर स्टेट वाले उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। दूसरी है कि क्या जो चयन की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गुणांक, मेन चीज तो यह है कि गुणांक कैसे बनेगा, है ना। बहुत सी चीजें उसमें अभी अधूरी रह गई हैं जिसके बारे में यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात इसमें होने वाली है कि क्या सिलेबस भी बदलने वाला है। इन सभी चीजों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि भर्ती जो है कब तक आने की संभावना है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग शुरू करेंगे। और एक चीज पहले आप लोग जान लीजिए कि संभावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ अब पॉजिटिव न्यूज आपके सामने आएगी। ठीक है, मेरा अनुमान यह था कि 15 दिसंबर तक आयोग गठित हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके सदस्यों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, ना तो उसके अध्यक्ष का चयन हुआ है और ना तो सदस्यों का चयन हो पाया है। अगर कहीं से भी आपको न्यूज मिल रही है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, अभी तक नहीं हो पाया है चयन। इसमें जितना ज्यादा ये समय लेंगे उतनी ही चीजें जो है आगे बढ़ती चली जाएंगी। अभी यहां पर डिस्कस हम लोग करेंगे कि कितना टाइम इसमें लग सकता है। हाँ, यहां पर अति उत्साह में भी नहीं आना है और ना तो हतोत्साहित होना है, दोनों चीजें ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं तो मेरा जो है सुझाव ये होगा कि आप उसको आगे जारी रखें, क्योंकि आपको पता है कि महल जो है ना एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे करके एक एक ईंटें लगा करके एक स्टेप वाइज जो है तैयार होता है। तो आप वो जो तुरंत का तुरंत महल बनाने वाला है ना, उसके चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अब आगे हम लोग एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। जैसे देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग देख ही रहे होंगे, तो न्यूज़पेपर की कटिंग पे हम लोग ना जा करके जो भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं उसको अभी एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि देखिए ये आपका नियमावली है जो कि जारी की गई है, इस पे अभी हम बाद में आएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक स्लाइड के माध्यम से इसको पूरा का पूरा देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपने छोड़ दीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा और उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मैं गठन की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या क्या उसमें सदस्य होंगे, कैसे कैसे गठन हो रहा है, हम इसके बारे में यहां पर बात नहीं करने वाले हैं। यहां पर हम सीधी सी बात करेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होंगी और कैसे कैसे जो है इसकी प्रक्रिया चलने वाली है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण या अधियाचन किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है, भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। जो उसका प्राधिकृत अधिकारी होगा ये जो है निश्चित करेगा कि क्या क्या अर्हताएं होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बहुत क्लियर जानना चाहें तो ये तभी आपको पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन संभावनाएं क्या है, अभी तक आप लोग क्या जान रहे हैं, कैसे हम लोग देखते हैं अर्हताएं। तो प्राइमरी के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, प्राइमरी में दो पार्ट, एक है कक्षा 1 से 5 और एक है 6 से 8। ठीक है, तो इसमें 1 से 5 वाले में अभी तक की चीजों को अगर हम लोग जो है कंसीडर करें तो अभी तक कैसे होता था, माफ कीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको सही करता हूं। ठीक है, हाँ हो गया। चलिए देखिए अभी तक क्या होता था, जो अभी तक की चीज है हम लोग उसी पे बात करेंगे। प्राइमरी के लिए क्या होता था, आपको पता है कि यूपी टीईटी पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 होता था, या यही आप कह सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 अगर है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सीटेट पेपर 1 ये प्राइमरी के लिए था।
जूनियर के लिए क्या है 6 से 8 के लिए, इसमें आपको होगा सीटेट या यूपी टेट। ठीक है, सीटेट आप ले सकते हैं या यूपी टेट होगा, इसके पेपर 2 की बात होगी। ठीक, P2 की बात होती है। लेकिन प्राइमरी के लिए एलिजिबल कौन होगा, वो होगा बीटीसी या डीएलएड वाले जो होंगे। ठीक है, बीटीसी डीएलएड जो है वो वैलिड होंगे। ठीक है, ये वैलिड होने वाले हैं इसमें। और 6 to 8 वाले में कौन वैलिड होगा, ये होंगे बीएड के अभ्यर्थी, इसमें वैलिड होंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर बीएड की भी जरूरत पड़ेगी, और बीटीसी वालों को भी इसमें अभी तक शामिल किया जाता रहा है, लेकिन आगे की संभावनाएं कम है, हो सकता है कि ना शामिल किया जाए, ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं कि देखिए शिक्षा चयन आयोग जो आपका है वो केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तो है नहीं, तो अन्य भर्तियां भी कराएगा। तो जैसे आपका टीजीटी की भर्ती कराएगा, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपके बीएड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बीएड होगा और स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब कुछ उसमें चेंज हो सकता है कि हो जाए। उसके बाद पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी की भी परीक्षा ये कराता है, लेकिन इसमें तो केवल पीजी की जरूरत होती है। एलटी ग्रेड में क्या होता था, एलटी ग्रेड में भी केवल आपको बीएड के ही अभ्यर्थी इसमें भी चयनित किए जाते हैं। ये केवल रिटन एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें भी केवल रिटन एग्जाम ही होता है। पीजीटी में जो है वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों होता है। ठीक है, एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी दोनों होगा। तो इनके जो है चयन की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे आएगा, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये अर्हताएं आप लोग समझ गए। हाँ, एक चीज हो सकता है कुछ अर्हता में बदलाव कर दिया जाए। जैसे अगर ये आयोग कह देता है कि हम यूपी टेट ही नहीं मांगेंगे, तो फिर क्या होगा, यूपी टेट, क्योंकि अभी जो परीक्षा कराएंगे ये लोग उसमें मेरिट और इन सबका हटा ही देंगे, लेकिन संभावनाएं कम है यूपी टेट होगा, क्योंकि ये एक अर्हता परीक्षा है, उसके लिए ये जरूरी है कि यूपी टेट कराएंगे। ठीक है, यूपी टेट सीटेट तो उसमें रहेगा ही। अब चयन प्रक्रिया की हम लोग बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे जो है चलेगी, तो देखिए आयोग जो है अध्यापक या अनुदेशक दोनों पदों के लिए जो है क्या करेगा, ये लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। अब लिखित परीक्षा का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जैसे 68-500 वाले में उत्तर लिखने थे उस तरीके से इसमें नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना 4, उसी को यहां पर लिखित कहा जा रहा है, ये भी ध्यान देंगे। परीक्षा में 2 घंटे का समय लिया जाएगा। ठीक है, और कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये चयन की प्रक्रिया की बात हो रही है। सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी गुणांक कैसे बनेगा आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, पूर्णांक का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में एक एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, उसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यह है कि गुणांक कैसे बनेगा। ठीक है, तो गुणांक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी तक सुपर टेट का गुणांक कैसे बनता था, 60 + 40, 60% जो होता था ये आपके सुपर टेट का जुड़ता था, और 40% जो होता था ये आपके एकेडमिक का होता था। ठीक है, एकेडमिक का मतलब 10 10 10 10 10 करके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी डीएलएड जो भी आपने किया है उसका 10-10% जुड़ता था, लेकिन अब ये हो जाएगा समाप्त। ठीक है, बात आई तो 90 और 10 की बात हो रही है, उसको क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 90 और 10 की जो बात हो रही है ये उन परीक्षाओं के बारे में बात हो रही है, उन वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है जिनमें जो है साक्षात्कार भी होगा। क्या होगा, साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा, उनकी बात हो रही है। तो इसमें भी अगर देखें हम कि इंटरव्यू होगा उसकी बात हो रही है, कैसे। ठीक है, तो इसमें 90 क्या होगा, जो 90 होगा वो आपके रिटन का मार्क्स जुड़ेगा, और जो 10 होगा ये आपके साक्षात्कार का मार्क्स जुड़ेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अब देखते हैं 100% रिटन की बात हम कर लेते हैं। तो 100% रिटन, हाँ, ये होगा आपके प्राइमरी सुपर टेट के लिए। क्या होगा, प्राइमरी सुपर टेट के लिए होगा, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू होता नहीं है। ठीक है, जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होगा वो 100% रिटन से मेरिट बनेगी, जिनमें इंटरव्यू होगा उसमें 90% रिटन का और 10% माफ कीजिएगा। चलिए, तो उसमें 10% किसका होगा,
इंटरव्यू का होगा, ठीक है। लेकिन आपके प्राइमरी की बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा सुपर टेट, अब यहां से एकेडमिक भी खत्म हो गई है, ठीक है। और यूपी टेट का जो हम लोग कह रहे थे ना, सभी लोग चर्चाएं चल रही थी कि 1/4 जुड़ेगा, 1/4 जुड़ेगा, तो ये भी लगभग हटा ही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर चयन प्रक्रिया के बारे में यहां पे बात कर दी गई है कि केवल रिटन पे ही सिलेक्शन होना है, अगर इंटरव्यू नहीं है तो फिर आपके यूपी टेट के भी नंबर जुड़ने की संभावना एकदम समाप्त हो गई है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आएगा, उसमें इसके बारे में एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। आगे बात करते हैं अदर स्टेट के बारे में, ठीक है, कि अदर स्टेट को चयनित किया जाएगा कि नहीं चयनित किया जाएगा। अब इसके बारे में क्या होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वहां पर यह क्लियर होगा कि अदर स्टेट को लिया जा रहा है या नहीं। अक्सर ऐसा हो रहा है कि जैसे यूपी स्टेट का डोमिसाइल मांग लिया जाएगा, निवास प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा। अगर डोमिसाइल यूपी का मांगा गया तो अदर स्टेट वैलिड नहीं होगा। अगर डोमिसाइल यूपी का ही नहीं मांगा गया, यह कहा गया कि केवल वो भारत का नागरिक हो, तब ये वैलिड होंगे, ठीक है। क्या होंगे? तब ये वैलिड हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो अदर स्टेट वालों के लिए ये जानकारी है। अब बात करते हैं कि जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे बन रहे हैं, देखिए, प्रश्नों की संख्या कौन डिसाइड करेगा और कितनी होगी, ये अभी जो है क्लियर नहीं है। परीक्षा के हिसाब से वो जो भी उस समय जो परीक्षा समिति बनाई गई है वो जो है डिसाइड करेगी कि कैसे जो है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। समय तो होगा 2 ही घंटे, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि समय 2 ही घंटे रखा जाएगा। अब हो सकता है बाद में अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो अलग बात है, लेकिन समय 2 घंटा। प्रश्नों की संख्या को भी अभी जो है निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है, निश्चित नहीं किया गया है। प्रश्नों की संख्या भी निश्चित नहीं है। पूर्णांक, अगर प्रश्नों की संख्या नहीं निश्चित है तो पूर्णांक भी निश्चित नहीं है। निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि जिसका नोटिफिकेशन जैसे जैसे जारी होगा वहीं पर ये सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर एकदम कर दी जाएंगी, ठीक है। अब एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, देखिए इसके बारे में यहां पर यह कहा गया है कि यह भी नोटिफिकेशन में ही दिया जाएगा। अगर जो है ऑफलाइन होता है, ठीक है, तो OMR पर होगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसकी चेकिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे कुछ हो सकता है कि वहां पर चेक करने के लिए टीचर बैठाए जाएं, है ना, या फिर हो सकता है कि कंप्यूटर से ही जो है इसकी मार्किंग कर ली जाए। ज्यादातर यही होता है कि OMR स्कैनिंग कैसे कंप्यूटर से हो जाती है। ऑनलाइन के बारे में अभी कोई भी जानकारी यहां पर नहीं दी गई है कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। फिलहाल आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि सीटेट वगैरह तो आप लोग ऑनलाइन दे ही रहे हैं, तो अब चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। मेन टॉपिक यही है कि सिलेबस में क्या रहेगा, ठीक है। यहां पर जो इन लोगों ने लिख दिया है कि सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय, यही चीज थोड़ा सा परेशान करने वाली है कि अब इसको कैसे क्लैरिफाई किया जाए कि कहां से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के होंगे, ठीक है, मतलब कि BTC DLED वाले होंगे, वैकल्पिक विषय के रूप में तो उसमें कुछ होता नहीं है कि ऐसा है कुछ कि वैकल्पिक विषय इसमें दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैकल्पिक विषय होगा आपका TGT, ठीक है, TGT में वैकल्पिक विषय होता है, LT ग्रेड में होता है, PGT में वैकल्पिक विषय होता है, ठीक है, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये वैकल्पिक विषय इसमें हो जाते हैं। और इसमें सामान्य ज्ञान सबके लिए क्या हो जाएगा, ये अनिवार्य हो जाएगा। ये तो बात हो गई उन परीक्षाओं के लिए जिसमें वैकल्पिक विषय होता है। लेकिन हम बात करें सुपर टेट की, तो उसका क्या होगा? क्या उसको बिहार के जैसा बनाया जाएगा कि उसमें से CDP को ही हटा दिया जाएगा? इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। ये जब आपका सिलेबस मिलेगा तभी जो है निश्चित होगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो पुराना वाला सिलेबस है, ठीक है, जो आपके पास पुराना वाला सिलेबस है उसको कंटिन्यू आप करिए। क्यों? क्योंकि अगर सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है तो सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, ये टोटल उसमें रहेगा। इसकी तो तैयारी आप कर ही रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकता है बिहार के तरीके से ना करके CDP भी इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। GK GS आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो लिखा ही गया है, ठीक। GK GS है, करंट अफेयर्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा।
सीडीपी के बारे में अगर आप एकदम क्लियर नहीं है तो आपके लिए एक उपाय है कि सीडीपी को आप थोड़ा पढ़िए, या अभी तो स्किप कर ही सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो सीडीपी को आप स्किप करके चलेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। सीडीपी आपका 2 महीने भी मिलता है तो 2 महीने में भी बड़े आराम से तैयार कर ले जाएंगे। बहरहाल बाकी के सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सीडीपी को अभी स्किप भी करके चल रहे हैं तो जीके, जीएस, सीएस सब आपका तैयार हो रहा है, और इसी के साथ आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदी जरूर आएगा उसमें, ठीक है। तो इन विषयों को लेके चलिए। अगर जीके, जीएस चल रहा है आपका तो इसी में जो है साइंस भी तैयार हो जाएगा, कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगा, वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इनको लेके थोड़ा संशय है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनको आप तैयार करिए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आप जिस सेवा में आप जा रहे हैं उसी हिसाब से आपका सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। संभावनाएं यही हैं कि सबका कुछ ना कुछ पार्ट उसमें रखा जाएगा। ये सामान्य ज्ञान तो आपका था ही, वैकल्पिक विषय कुछ है नहीं आपके में, तो हो सकता है वैकल्पिक विषय वही ले लें जो आपको पढ़ाना है जाके प्राइमरी में, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा कहना यह है कि आप लोग पुराने सिलेबस को आगे टारगेट करके चलिए। ज्यादा फोकस आपका जीएस पे रहे, ज्यादा फोकस आपका अन्य विषय जैसे हिंदी है इस पे ज्यादा फोकस रहे, थोड़ा मैथ पे फोकस रहे, इनको लेके चलेंगे तो आपका वैसे ही ज्यादा तैयार होगा। बाकी आपका यूपी टेट आ जाएगा, यूपी टेट से आपका क्लियर, ठीक है। सीडीपी भी उसमें रहेगा ही, तो सीडीपी आप पढ़ेंगे ही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है वैकेंसी की संभावना कब तक बन रही है। वैकेंसी की संभावना कब तक बन रही है अगर हम लोग यहां पर देखें, देखिए ये जो आपकी नियमावली थी ये कहने के लिए कितने पेज की है, कहने के लिए है 76 पेज की, कहने के लिए 76 पेज की है, लेकिन 36 पेज हैं जो हिंदी में है, उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही है उसका। तो इसको तो भूल ही जाइए कि ये 36 पेज जो है 76 पेज है, तो 36 आप मान के चलिए इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो 20 नंबर पेज पर आप जाइएगा, और 20 नंबर पेज पर भी कहां जाएंगे, नीचे, ठीक है। 20 नंबर पेज पर नीचे जाइए, क्योंकि ऊपर क्या दिया गया है, ऊपर सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे इनका चयन वगैरह किया जाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सही हो जाए, ठीक है। तो ये है, आप इसको पढ़ेंगे तो जितनी चीजें मैंने बताई है ज्यादातर चीजें वही रहेंगी। एक चीज और है कि अभी उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि वैकेंसी आने की संभावना कब तक है, ठीक है। दिखाते हैं आपको। देखिए यही है, देखिए ध्यान से समझिए। यहां पर यह लिखा गया ना कि जो भी रिक्तियों का विवरण होगा, रिक्तियों का विवरण होगा भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियम 1 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा। 15 जुलाई तक भेजा जाएगा। अब आपको क्या अंदाजा लग रहा है? अंदाजा मेरे हिसाब से यह लग रहा है कि यूपी टेट अगर ये बीच में करा रहे हैं तो ये रिक्तियों का विवरण इसी टाइम तक ना चला जाए, मतलब जुलाई तक ना चला जाए। उससे पहले अगर जल्दी हुआ, चुनाव को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि रिक्तियों का विवरण 15 जुलाई, उसके बाद परीक्षा आपकी उसके बाद ही हो। लेकिन ये संभावनाएं हैं, हो सकता है कि इससे पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाए। मेरी जो है शुभकामनाएं ये रहेंगी, हमेशा रहती हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द एक परीक्षा देने को मिले, क्योंकि आप लोग भी हतोत्साहित हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसीलिए क्लासेस भी थोड़ी नहीं रहती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रही हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है क्योंकि एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो खुद को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, ठीक। तो अभी ये भी बात है कि बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। हो सकता है कि पहले तो अभी आयोग का गठन हो जाए, ठीक है। अभी तो उसका खाका बन गया है, लेकिन सदस्यों का चयन हो ही नहीं पाया है। सदस्यों का चयन जैसे हो जाएगा तब आप मान सकते हैं कि अब कुछ प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। मैं भी यही उम्मीद लगा के बैठा हूं कि जल्दी से जल्दी आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिल जाए, ऐसी न्यूज मिल जाए कि आपको पता चल जाए कि अब मुझे एकदम अच्छे से इस दिशा में जाना है, ठीक है। अभी तो आप लोग सभी परीक्षाओं की तैयारी कर, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बिहार में चयनित हो गए हैं, वो वहां पर जाकर नौकरी भी कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप लोग भी पूरी कोशिश करिए कि जुड़िए एकदम।
ऐसी तैयारी करिए कि जहां भी मौका मिले आप वहां अच्छा काम कर जाइए, वहां अच्छा स्कोर कर जाइए। और जैसे आपका यूपी सुपर टेट आता है, आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में नौकरी कर रहे हो, आप यहां पर आकर के परीक्षा दीजिए और यहां आप ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी और हमेशा से हैं। और तैयारी आप लोग एकदम बेहतर से बेहतर अपनी बनाते जाइए। जितने हमारे नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, वो हमारा टेलीग्राम जो है एक परिवार है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, ये आप सर्च करके जुड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, आप चाहें तो इस पे जाकर के जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों से ये बंद था, मतलब इस पे एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। तो यहां भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो नियमावली आपके पास आ ही गई होगी, नहीं भी आई होगी तो यहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।